एनवायरमेंटल साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का जीसी क्लासेज में स्वागत है। तो देखिए, एनवायरमेंटल साइंस की जो इम्पोर्टेंट यूनिट के अंदर जो एक टॉपिक है वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, EIA। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो टॉपिक है, तो मोस्ट ऑफ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एनवायरमेंटल साइंस पे जो बेस्ट पेपर होते हैं, तो उनके सिलेबस के अंदर कहीं ना कहीं EIA का टॉपिक भी इन्वॉल्व किया हुआ है। तो जितना हमारे लिए एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत जितने भी ये प्लांट है, वाइल्ड एनिमल स्पीसीज है, इन सब के बारे में पढ़ना, एनवायरमेंट के बारे में जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट है कि जो एनवायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो भी हमारे चारों तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट की वजह से जो एनवायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो इस इम्पैक्ट को भी कहीं ना कहीं उसको आकलन किया जाना चाहिए। यानी कि इस पर्यावरण पे पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है उसका असेस किया जाए। इसी को हम एक टॉपिक का नाम दे देते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरमेंटल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है स्टूडेंट के लिए कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद ये नहीं पता लगता कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कि किस तरह का MCQ डिजाइन किया जा सकता है। क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, टिपिकल भी होती है, जहां से हम क्या होता है कि उसको समझ नहीं पाते कि यहाँ से क्वेश्चंस बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। बहुत बार तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम आज का हमारा जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का टॉपिक शुरू करके। तो देखिए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो इतना तो पता चल गया कि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना, ठीक है। तो क्या होता है, पर्यावरण इफेक्ट कब होता है, पर्यावरण पर इम्पैक्ट कब होता है, जब हमारे चारों तरफ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। हर एक कंट्री क्या करता है, अपने कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाता है, कुछ नीति, कुछ प्रोग्राम, कुछ योजनाएं चलाता है। तो ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो वर्तमान में चल रहे हैं या भविष्य में होने वाले हैं, तो इस तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलने की वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, पर्यावरण पे प्रभाव है, उसका जो असेसमेंट है, तो उन परिणामों का पहचान करना, उन परिणामों के जो पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहे हैं, उन परिणामों की पहचान करने के लिए जो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये क्या है, एक एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ने वाले इंपैक्ट का आकलन करेंगे। क्योंकि हम कभी ये नहीं चाहते कि हम डेवलपमेंट के लिए चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो, ठीक है। तो अब अब हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो हमारा क्वेश्चन होगा आपकी इसकी व्यवस्थित प्रक्रिया से। व्यवस्थित प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि किस तरह से एनवायरनमेंट इंपैक्ट का असेसमेंट किया जाता है। इस एनवायरनमेंट इंपैक्ट के असेसमेंट को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि रियल में मायने में एनवायरनमेंट इंपैक्ट का असेसमेंट करता क्या है रियल में। अगर हम सोचें एक थोड़ा सा ग्राफिकल रूप में इसको अगर प्रेजेंट करके अगर सोचा जाए हमारे, तो आप सोच सकते हो कि अगर एक ग्राफ के रूप में अगर इसको प्रेजेंट किया जाए, तो इधर हमारा अगर एनवायरनमेंट है और इसको अगर टाइम के बीच में अगर ग्राफिकल फॉर्म में अगर इसको हम देखते हैं, तो हमें पता चलेगा यहाँ पर कि एनवायरनमेंट और टाइम के बीच जो ग्राफिकल फॉर्म में हमने देखा है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर अब वर्तमान स्थिति है जिसके अंदर कोई भी जो टाइम फ्रेम के साथ जो एनवायरनमेंट हमको कहीं जगह किसी पर्टिकुलर स्थान का जो एनवायरनमेंट है वो हमको हमेशा एक कांस्टेंट कंडीशन में दिखाई देगा, ठीक है। हमको हमेशा एक कांस्टेंट कंडीशन में दिखाई देगा पर्टिकुलर उस जगह का कि हाँ भाई यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं है, कोई भी जो भी जीव जंतु है वो भी वहां उस पर्टिकुलर जगह पे सरवाइव कर रहे हैं, कोई किसी तरह का नहीं है। तो जो ये वर्तमान स्थिति है, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वर्तमान स्थिति है। इस वर्तमान स्थिति का जायजा लेना जरूरी है कि ये हमारी वर्तमान स्थिति है जब परियोजना शुरू नहीं हुई थी। किसी तरह की कोई परियोजना नहीं है इस वर्तमान स्थिति के अंदर, यहाँ पर कोई परियोजना नहीं है यहाँ पे, सही बात है। लेकिन जब किसी परियोजना की शुरुआत की जाती है, देखा गया कि मान लीजिए किसी परियोजना की शुरुआत कर दी हमने, और परियोजना की शुरुआत करने के बाद में क्या अब ये पर्यावरण इस कंडीशन में देखने को मिलेगा आपको? जी नहीं।
अब आपको अच्छे से पता है कि आपका जो पर्यावरण है उसकी कंडीशन क्या होगी, पुअर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट और टाइम के बीच ग्राफ देखा है। तो अब हमारा परियोजना शुरू होने के बाद में हमारा जो होना तो चाहिए था पर्यावरण इस तरह से वर्तमान स्थिति जैसा, लेकिन ये क्या हो गया, आपका चेंज होना शुरू हो गया। यही चीज किसको बता रहा है, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से जो एनवायरनमेंट का क्षरण हो रहा है, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से जो एनवायरनमेंट का क्षरण हो रहा है, ये प्रतिकूल प्रभाव को इंडिकेट कर रहा है। प्रतिकूल प्रभाव यानी एडवर्स कंडीशन को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से अब पता चल चुका है कि अब हमारा पर्यावरण वर्तमान स्थिति जैसा नहीं है, यहां पर क्या हो चुका है, पर्यावरण का क्षरण हो चुका है। यानी कि पर्यावरण को क्या कर दिया, क्षरण कर दिया है, यानी पर्यावरण का कहीं ना कहीं पे यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अब जरूरी हो चुका है, ऐसी कंडीशन में हमारे लिए जरूरी क्या हो चुका है कि हमको कहीं ना कहीं अब क्या करना है, हमको कहीं ना कहीं क्या करना है, इस प्रतिकूल प्रभाव का क्या करना है, असेसमेंट करना है। अगर आपको प्रोजेक्ट भी पूरा करना है तो हमको साथ में क्या देखना पड़ेगा, इस प्रतिकूल प्रभाव को भी देखना पड़ेगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर किया जा सकता है कि आपका प्रोजेक्ट इस तरह से चलाया जाए कि जो पर्यावरण पर ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ये प्रतिकूल प्रभाव क्या हो जाए, आपका कम हो जाए। अगर इस पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को अगर हम कम कर दे कैसे भी करके, तो ये काम कैसे हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है, ये काम इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि अब हमने यहां पर क्या कर दिया, इन प्रतिकूल प्रभावों का क्या कर लिया, आकलन कर लिया। इन प्रतिकूल प्रभावों का हम क्या कर ले, आकलन कर ले। और आकलन करने से इस एनवायरनमेंट पे जो प्रतिकूल प्रभाव है उनको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। तो इस एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का पर्पज ही यही होता है कि इन पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन कर दीजिए और इन पर्यावरण के ऊपर होने वाला जो बुरा प्रभाव है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी कि इस गैप को कम करने का काम कौन करता है, EIA करता है। यानी कि ये जो आपको कंडीशन मिली है किसकी वजह से मिली है, EIA। यानी कि अगर आप किसी परियोजना के साथ में क्या लगा दे, EIA, अगर आपकी परियोजना और उसके साथ में क्या कर दे आप, EIA एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कर दोगे, तो इस तरह के पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को भी आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और हमारा पर्पज भी यही है, EIA किसी भी प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने का उद्देश्य भी यही होता है कि इन प्रतिकूल प्रभावों को हमेशा क्या कर सके, हम कम कर सके। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अब जब आपका एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है तो अभी एक चीज तो ये होगी कि आप पहले स्टार्टिंग के अंदर इस टॉपिक के अंदर इसका हिस्ट्री पढ़ लो कि भाई एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात वर्ल्ड में सबसे पहले किसने की थी, भारत में एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का किस तरह से चरणबद्ध तरीके से किस तरह से भारत में एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इन चीजों में उलझते नहीं है कि अभी हम इसकी EIA की हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे कि कौन से सन के अंतर्गत किस तरह से भारत में इसका विकास क्रम चला था। इन सब चीजों को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है कि इस EIA को समझना, क्योंकि अगर ये सही तरह से नहीं समझ में आता है तो हमारी इसकी हिस्ट्री पढ़ना और बाकी सब टॉपिक पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा ही एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जब बात कर दी हमने, तो इसका पता तो चले नहीं कि इसके अंदर क्या स्टेप है, किस तरह की एक व्यवस्थित प्रक्रिया, जैसा कि हमने कहा ना कि एक तरह की क्या एक व्यवस्थित प्रक्रिया, तो इसके अंदर है क्या प्रोसेस रियल मायने में। तो देखा जाए तो हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इंपैक्ट क्या है, कि इस एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर EIA के अंतर्गत किस तरह के चरण है। तो देखा गया कि इस EIA को करने के लिए जनरली इस एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को हमारे भारत में इसको पूरा करने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम में 9 चरण इसमें काम में लिए जाते हैं, कि 9 स्टेप के थ्रू हम कह सकते हैं कि हमने EIA को कंप्लीट कर लिया, यानी एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया। ये लीजिए, ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। 9 चरण है और ये सारे स्टेप अगर 9 स्टेप हमारे समझे हुए हैं तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, EIA को समझा जा सकता है। अगर EIA की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो हमारे को इतना तो पता चल ही चुका कि ये हमारी EIA की परियोजना ने क्या कर दिया, प्रतिकूल प्रभावों को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए कि इस EIA का जो है यहाँ पर कि इसके 9 चरण हुए, तो सबसे पहले बात तो हम करते हैं डेवलपमेंट प्रपोजल, कि किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है,
जो भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ता है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री क्लाइमेट चेंज का जो डिपार्टमेंट है, यानी पर्यावरण का जो मंत्रालय बना हुआ है, उस मंत्रालय से हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को पास करवाना पड़ेगा। यही मंत्रालय देखेगा कि इस प्रोजेक्ट से कितना अफेक्ट हो रहा है, इस प्रोजेक्ट से कितना अफेक्ट हो रहा है आपका, कि एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ भी रहा है या फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ पर स्टेप फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें, इस प्रोसेस का जो स्टेप फर्स्ट है, उस स्टेप फर्स्ट के अंदर सबसे पहला काम यही है कि जो भी आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो उसको EIA की आवश्यकता है या नहीं है। अगर हम कहें कि भाई कि EIA की आवश्यकता नहीं है तो हमको आगे के कोई भी आगे के स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम शुरुआत में ये देखा जाता है आने वाले जो भी प्रोजेक्ट है उसको रियल में एनवायरनमेंट पे उसका प्रभाव है या नहीं है। एक सिंपल सी यहां पर कह सकते हो कि स्क्रीनिंग हो गई, एक सिंपल सी क्या हो गई, स्क्रीनिंग हो गई, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जांच करना। स्क्रीनिंग क्या है, एक तरह की जांच हो गई कि इस जांच के थ्रू हमने कह दिया कि भाई कि इस प्रोजेक्ट को EIA के अंतर्गत लेके जाना है या EIA के अंतर्गत नहीं लेके जाना है, सही बात है। दूसरा, अगर कहीं पर लगता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि इसको एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं कि इसी स्क्रीनिंग स्टेज के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है उसको कह सकते हैं कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट का दूसरा अल्टरनेटिव लेके आ जाइए। अगर इस प्रोजेक्ट डिजाइन का दूसरा अल्टरनेटिव अगर मिल जाता है जिससे EIA के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो बेस्ट है कि आपको आसानी से क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट को क्या मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। तो जो भी प्रोजेक्ट लेके आता है उसको प्रोजेक्ट डिजाइन के प्रीफर्ड अल्टरनेटिव्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। प्रीफर्ड स्क्रीनिंग जांच के अंदर प्रीफर्ड अल्टरनेटिव्स भी पूछा जाता है, अल्टरनेटिव दिया भी जाता है कि इस प्रोजेक्ट डिजाइन का अल्टरनेट दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा अल्टरनेट भी यहां पर जरूरी है। तो पहला काम तो EIA के अंतर्गत क्या हो गया कि EIA की आवश्यकता है या नहीं है। पहला काम तो ये हो गया EIA की आवश्यकता है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि EIA करें या नहीं करें। दूसरा, प्रीफर्ड अल्टरनेटिव, अगर लग रहा है कि एनवायरनमेंट का कुछ लॉस है तो प्रीफर्ड अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट डिजाइन, इनकी भी बात करो कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका अल्टरनेट डिजाइन क्या हो सकता है, तो उसकी भी बात की जाएगी। और ये दोनों चीजें किसके अंतर्गत आएगी, स्क्रीनिंग होगी। देखिए सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही लाइन अगर आपके एग्जाम के अंदर MCQ के अंदर क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो आपके दिमाग में 9 चरण पढ़ने के बाद में एक बहुत बड़ा क्या क्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अब आप तब तक आपके दिमाग में क्या रहेंगे, पूरे के पूरे 9 स्टेप रहेंगे। और आपको एक सिंपल सी चीज भी पूछ ली जाए कि प्रोजेक्ट डिजाइन की प्रीफर्ड अल्टरनेटिव की बात कौन से स्टेज पे की जाती है EIA के अंतर्गत, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डिजाइन के अल्टरनेटिव की बात कौन से स्टेज पे आ जाती है, आपकी स्टेप फर्स्ट पे ही आ जाती है, यानी कि स्क्रीनिंग आंसर हो गया आपका। और आप क्या करोगे कि आगे के अंदर क्या हो रहेंगे, उलझते रहोगे और उसके अंदर आपका MCQ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो है आसान टॉपिक, थोड़ा सा इसको क्या समझने की जरूरत है। दूसरे स्टेप की जब बात कर देते हैं, जैसा कि हमने क्या कर दी, इसकी स्क्रीनिंग कर दी। स्क्रीनिंग करने से ये पता चल गया कि इसको इम्पैक्ट असेसमेंट की EIA की जरूरत है या नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी प्रीफर्ड अल्टरनेटिव था, जो भी कुछ आ गया कि जो भी प्रोजेक्ट यहां से आ रहा है कि पता चल रहा है कि इससे EIA एनवायरनमेंट को कम से कम लॉस होगा, तो अब उसके बेस पे, यहां स्क्रीनिंग के बेस पे क्या किया जाएगा, आगे इसको देखा जाएगा कि अब जो आपका प्रोजेक्ट है जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है, इंपैक्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए क्या देखा जाएगा कि इसके अध्ययन की सीमा देखी जाएगी, समय सीमा का आकलन किया जाएगा कि भाई कि जो आपका इंपैक्ट हो रहा है तो उस इंपैक्ट को स्टडी की जाएगी EIA के प्रोसेस के थ्रू कि कितने टाइम की। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो इंपैक्ट है वो आपका इंस्टेंट इंपैक्ट आ रहा है क्या एनवायरनमेंट के ऊपर, या इस प्रोजेक्ट की वजह से आपका क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट के इफेक्ट 2 साल बाद भी आ सकता है, या 10 साल बाद में इस एनवायरनमेंट के ऊपर इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये भी होता है यहाँ पर कि भाई कि ये भी देखा जाएगा कि अब जो इम्पैक्ट का जो असेसमेंट कर दी आपने, यहाँ पर इम्पैक्ट को देख रहे हो आप,
तो उसकी अध्ययन की सीमा देखी जाए, आकलन समय देखा जाए, और जो रिसोर्सेज अफेक्ट हो रहे हैं, जो भी एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज अफेक्ट हो रहे हैं, उन रिसोर्सेज को भी क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीजों को क्या कर रहा है, स्कोप दे रहा है। किसको क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर स्कोपिंग की जा रही है। स्कोपिंग यानी कि अब आपका देखा जाएगा कि इंपैक्ट अध्ययन की कितनी सीमा रखी जाए, आकलन कितना रखा जाएगा, अवेलेबल रिसोर्स के ऊपर फोकस किया जाए। यानी स्कोपिंग किसके लिए हुई भाई, स्कोपिंग किसके हुई कि आपके जो इंपैक्ट है वो वाकई में सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, इंपैक्ट का क्या देखा जाएगा, सिग्निफिकेंसी देखी जाएगी कि ये सिग्निफिकेंट है भी या नहीं है, ये देखा जाएगा। यहां से ही पता चल गया एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। स्कोपिंग में देखा जाएगा कि जो भी इंपैक्ट पे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, सिग्निफिकेंट है, कम सिग्निफिकेंट है, हाई सिग्निफिकेंट है। तो वो किसके थ्रू पता चलता है, स्कोपिंग के थ्रू पता चलता है। यहीं से पता लगता है, स्कोपिंग से ही आपको, कि अध्ययन की सीमा व आकलन, यहां पे देखा जाएगा, अध्ययन की सीमा देखा जाएगा, आकलन समय देखा जाएगा। सही बात है, ये लो जी। यहां से फोकस किया जाएगा रिसोर्सेज को, क्योंकि अफेक्ट तो क्या हो रहा है, आपके रिसोर्स, ये प्लांट पेड़ पौधे अफेक्ट हो सकते हैं रिसोर्स के अंतर्गत। इफेक्ट कौन कौन हो सकता है, वहां का वाइल्ड एनिमल स्पीसीज होती है वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो फोकस ऑन किसके ऊपर भाई, अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके ऊपर देखा जाएगा क्या इफेक्ट हो सकता है। तो दैट इज स्कोपिंग। ठीक है, अब आ जाइए, अब स्टेप थर्ड का मतलब क्या होगा भाई। स्टेप फर्स्ट के अंदर स्क्रीनिंग कर दी, दूसरे के अंदर क्या कर दिया, आपने स्कोपिंग कर दिया। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल रहा है कि भाई एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट का कितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ज्यादा इफेक्ट है, कम इफेक्ट है, या ठीक है। तो अब लेकिन आपको ये जो इंपैक्ट आने वाला है उस प्रोजेक्ट की वजह से, जो इंपैक्ट आने वाला है उस आने वाले इफेक्ट को कैसे आप बताओगे कि भाई कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसके लिए आपको वर्तमान स्थिति, उस जगह, उस प्रोजेक्ट की जो जगह है उस जगह का क्या करना पड़ेगा, जायजा लेना पड़ेगा कि किस तरह का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट का जो करंट स्टेटस है उसका पता करना जरूरी हो गया। ठीक है, क्योंकि आप जब तक एनवायरनमेंट की वर्तमान स्थिति, उस प्रोजेक्ट जहां पर शुरू होने वाला है उसकी वर्तमान स्थिति का जायजा नहीं लोगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इंपैक्ट आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एनवायरनमेंट का करंट स्टेटस पता होना चाहिए। और इस तरह की जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसको नाम लिया जाता है बेसलाइन स्टडी। ठीक है, ये थोड़ा एक टेक्निकल टर्म है, पता भी होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, और इसके बाद क्या बोल दिया अपन ने, बेसलाइन स्टडी। बेसलाइन स्टडी से पता लग जाएगा करंट स्टेटस ऑफ एनवायरनमेंट, करंट स्टेटस ऑफ एनवायरनमेंट, कि आपका रियल मायने में एनवायरनमेंट का करंट स्टेटस क्या है। आपको पता लग जाएगा कि जो आपका, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ग्राफ प्लॉट किया था एनवायरनमेंट और टाइम के बीच में, एनवायरनमेंट और टाइम के बीच में जो इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट किया था, रियल मायने में ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, एक बेसलाइन को इंडिकेट कर रहा है, वर्तमान स्थिति किसी भी परियोजना की, किसी भी पर्यावरण के स्थान की क्या हो गई, ये वर्तमान स्थिति हो गई, करंट स्टेटस ऑफ एनवायरनमेंट हो गया। और यही क्या देता है आपको, बेसलाइन देता है। यहीं से आपको क्या मिलती है, बेसलाइन मिलती है। किसके अगेंस्ट मिलती है, अगेंस्ट विच चेंज ड्यू टू अपकमिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट की वजह से आपका क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट, ये लो सब, उस बेसलाइन को यहां से क्या कर लिया जाएगा, मेजर कर लिया जाएगा। कैन बी मेजर, ये लो सब, उसको मेजर कर लिया जाएगा किसके अंदर, बेसलाइन स्टडी के अंदर। हो गया भाई। आ जाइए इसके बाद में स्टेप फोर्थ। अगर स्टेप फोर्थ की हम बात करें, अगर हम स्टेप फोर्थ की बात करें तो स्टेप फोर्थ क्या बोलता है भाई आपका, कि अब आपने इंपैक्ट भी देख लिया, इंपैक्ट सिग्निफिकेंट कितना होगा ये भी आप सोच रहे हो। ठीक है, यहां तक क्या हो रहा है, स्कोपिंग के अंदर आप क्या हो रहे हो, सोच रहे हो। ठीक है, बेसलाइन स्टडी से आपने वर्तमान का देख लिया, बेसलाइन स्टडी में आपने करंट स्टेटस ऑफ एनवायरनमेंट को निकाल लिया कि भाई ये करंट स्टेटस हो गया। स्कोपिंग के थ्रू आपने सोच लिया कि भाई कि ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज है इनका क्या इफेक्ट हो सकता है, इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो भी आपने सोच लिया। ठीक है, अब आप यहां पर थोड़ा सा और क्या करोगे, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेज हो रहे हैं,
रियल मायने में अब क्या करना पड़ेगा आपको कि आपने स्कोपिंग है, इसी स्कोपिंग को एलोबरेट करना है। इसी स्कोपिंग को यहाँ पर क्या किया जाता है, एलोबरेट किया जाता है, जिस स्टेज को बोलते हैं प्रिडिक्शन ऑफ इंपैक्ट, इंपैक्ट असेसमेंट, सॉरी इंपैक्ट प्रिडिक्शन। ध्यान रखना वर्ड यही काम में लेना है, इसको इंपैक्ट असेसमेंट मत बोल देना, ठीक है। इसको क्या बोलना है, इंपैक्ट असेसमेंट मत बोल देना, इसको इंपैक्ट प्रिडिक्शन या प्रिडिक्शन इंपैक्ट ही बोला जाएगा, ठीक है। इस जगह पर क्या होता है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है उसका क्या किया जाता है, पूर्वानुमान। ये क्या हो गया, आपका पूर्वानुमान हो गया, यानी कि यहां पर फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग चेंज इन एनवायरनमेंट, जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या बदलाव होंगे उसकी फोरकास्टिंग की जाती है। यही चरण सबसे इंपॉर्टेंट भी एक तरह का कठिन है, क्योंकि आपको जज करना है कि करंट स्टेटस जो एनवायरनमेंट का वो कितना आगे भविष्य के अंदर या वर्तमान में बदल सकता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से, कठिन है। और यही चरण सबसे ज्यादा क्या रहता है, इसकी विवादित स्थिति है, विवादित चरण है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट वगैरह किसी भी प्रोजेक्ट को पास करती है, अगर EIA के थ्रू जो पास होता है तो उसके अंदर इस स्टेप के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पर उस पर देखा जाता है कि कुछ इसमें गलत तो नहीं किया है, ठीक है। तो वो चीज क्या है, ये सबसे कठिन व विवादित चरण है। काम की बात है, क्योंकि आपको यहाँ से जज करना है कि रियल मायने में आपका इंपैक्ट कितना हो रहा है, तो ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो सब ये सारा मिलके काम करते हैं कि ठीक है, पर्टिकुलर जो बताएंगे एक्सपर्ट वगैरह की रियल मायने में कितना इफेक्ट है, ठीक है, वो अपने आप में एक वर्क होता है। फिर इसके बाद में जब आपने स्टेप 4 कंप्लीट कर लिया तो आपका क्या गया, अगला स्टेप 5 आ गया। स्टेप 5 के अंतर्गत क्या होगा, अब आपने प्रिडिक्शन मेजर कर लिया, आपने क्या कर दिया, प्रिडिक्शन मेजर, तो इंपैक्ट का प्रिडिक्शन कर लिया, पूर्वानुमान लगा लिया आपने, ठीक है। मिटिगेशन मेजर, ठीक है, ठीक है, आपको यहां से पता तो चल गया कि आपका जो भी एनवायरनमेंट के इंपैक्ट तो आ रहा है भाई, एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, तो आपको देखा जाएगा कि इस स्टेप के अंतर्गत ये किया जाएगा कि आपका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन किसका भाई, जो भी आपके एनवायरनमेंट के ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। अब सिग्निफिकेंट वर्ड चलना जरूरी है भाई, क्योंकि अब ऐसे इंपैक्ट को ही देखा जाएगा जो रियल में एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, रियल मायने में एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे सिग्निफिकेंट जो इंपैक्ट पड़ने वाले एनवायरनमेंट पे, उनको इंटरप्रेट किया जाएगा। इंटरप्रेट करने का मतलब देखा जाएगा, एक डाटा के फॉर्म में भी देखा जाएगा कि कितना एनवायरनमेंट को लॉस हो सकता है, कितने वहां के जीव जंतु, कितने पेड़ पौधों को वहां पे नुकसान हो सकता है, कितने वहां पे रहने वाले लोगों को उस प्रोजेक्ट की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो यही क्या करता है, यही इंटरप्रिटेशन, यानी कि यही स्टेप डिटरमाइन करेगा किसको, फेट ऑफ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। जो प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन आई है EIA के लिए, वही क्या करेगी, ये सिग्निफिकेंट इंपैक्ट का इंटरप्रिटेशन ही डिसाइड करेगा कि इसका आगे चलकर क्या होने वाला है इस एप्लीकेशन का। डिटरमाइनिंग ऑफ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, ये लो जी, इसका भविष्य, फेट, इसका भविष्य डिसाइड होगा इस एप्लीकेशन का कि रियल मायने में क्या करना है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो यहां पर जब इंटरप्रिटेशन होगा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट का, डिटरमाइनिंग ऑफ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का भविष्य निर्धारित होगा, तो कहीं ना कहीं पर यहां पर विकल्प रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा ही कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसको भाई यूं कह देंगे तुम्हारा प्रोजेक्ट तो एनवायरनमेंट को लॉस कर रहा है, आपका प्रोजेक्ट वगैरह फिनिश, ठीक है, कि आप अब ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या रखे जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाएंगे, विकल्प रखे जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट हो रहा है उस प्रोजेक्ट की वजह से, वहां के रहने वाले लोगों को क्या हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पर अफेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है भाई, उनका मिटिगेशन करना है। आपको देखना है कि किसी को अगर मुआवजा देना पड़े, अगर उस प्रोजेक्ट के दौरान किसी को लॉस हुआ, लोगों को लॉस हो रहा है, लोगों को वहां से उठा के दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेट करना पड़ रहा है, दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में इसका क्या करना पड़ेगा, समन मापन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, समन मापन बोलते हैं, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई लोगों को कितना भाई कि उससे नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान देखा जाएगा लोगों का, मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। और यहां से अब इन विकल्पों के साथ में
इन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के इंटरप्रिटेशन के साथ में EIA की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की क्या तैयार हो जाएगी, रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जो भी एक्सपर्ट है जो भी, ठीक है, उन्होंने क्या कर दी, रिपोर्ट तैयार कर दी और इन ऑप्शन के साथ में उन्होंने एक प्लान भी तैयार किया साथ में कि भाई कि इन ऑप्शंस के साथ में एक प्लान भी तैयार किया कि एनवायरनमेंट को लॉस तो हो रहा है, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन एनवायरनमेंट उस चीज को क्या करोगे आप भाई, मैनेज भी तो करोगे। लोगों को अगर नुकसान हो रहा है तो मुआवजा तो दोगे ना आप। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान EMP, ध्यान रखना जैसे वर्ड EIA इंपॉर्टेंट है वैसे ही दूसरा वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, EMP, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान जो आपका EIA का रिपोर्ट हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, आपका मिटिगेशन मेजर के अंतर्गत तैयार कर लिया गया, यानी कि इस स्टेज के अंदर क्या होती है, EIA रिपोर्ट तैयार होती है। यही बोलोगे आप स्टेप फर्स्ट में, मिटिगेशन मेजर एंड EIA रिपोर्ट तैयार करना, सही बात है। अब जब आपकी EIA की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, सारा काम हो चुका है, स्टेप 6 है। अब ऐसी EIA की रिपोर्ट जो भी पर्यावरण मंत्रालय से रिपोर्ट तैयार होकर आ चुकी है, तो अब इस EIA की रिपोर्ट आने के बेस पे क्या लोगों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अफेक्ट तो उस प्रोजेक्ट से कौन होने वाले, लोग अफेक्ट होने वाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जन सुनवाई होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं से प्रोजेक्ट आया कि भाई सड़क बनानी है, डैम बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो ऐसे केस में सड़क, डैम, पुलिया बनानी है, तो वहां के आसपास के लोगों से क्या की जाएगी, पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई। पब्लिक हियरिंग की बात करें, जन सुनवाई किसके अंतर्गत, जो भी वहां की आम जनता हो सकती है, ठीक है, स्थानीय लोग हो गए, ठीक है, और साथ में कोई NGO वगैरह जैसी संस्थाएं होगी, उनके सामने उस प्रोजेक्ट को लाके रखोगे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट की रिपोर्ट रखोगे और उनके साथ में डिस्कशन करोगे आप। स्टेप 7 के अंतर्गत अगर बात करें तो बहुत आसान सी बात है, जब आपका क्या हो गया, पब्लिक हियरिंग हो गई, पब्लिक हियरिंग के बाद आप क्या बोलोगे भाई, EMP, पब्लिक हियरिंग हो गई, हाँ, तो क्योंकि आपको भाई आपको ने ये तो कह दिया कि भाई एनवायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी इफेक्ट हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना है भाई, मैनेज तो करोगे आप, ठीक है। लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को अगर कोई नुकसान हो रहा है रिहेबिलिटेशन की वजह से, तो उसकी भरपाई तो करोगे ना कहीं पर। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंदर फाइनेंशियल चीजें देखी जाती है कि लोगों को मिटिगेशन, जो भी मिटिगेशन हो रहा है उसको कम मिटिगेशन करना, ठीक है, किसके थ्रू करोगे भाई, वित्तीय मुआवजा देके, ठीक है। तो मिटिगेशन मेजर हेतु मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी मुआवजे वाली बातें किसके अंतर्गत आएगी भाई, कि प्रोजेक्ट आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के आने के अंतर्गत इतना फाइनेंशियली क्या रहेगा, देना पड़ेगा भाई, मुआवजा देना पड़ेगा लोगों को, ये लो। तो ये किसका पार्ट हो गया, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट हो गया। बस अब सब बातें हो चुकी है, लोगों को पब्लिक हियरिंग से लोग भी संतुष्ट हो चुके हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अब सब चीजें क्या होगी, डिसीजन मेकिंग की। अब निर्णय का समय आ चुका है कि इस प्रोजेक्ट का रियल में भविष्य क्या है, कि इस प्रोजेक्ट को पास करना है या रोकना है, या इसमें और कुछ अल्टरनेट या कोई भी विकल्प वगैरह सुझाना है, वो सारी चीजें आएगी डिसीजन मेकिंग के अंदर। यहाँ पर डिसीजन कमेटी होती है, ठीक है, डिसीजन में कमेटी होती है, डिसीजन कमेटी के अंदर जो भी निर्णायक कमेटी है, इस कमेटी के अंदर ध्यान रखने की बात यह है, जो लोग EIA की रिपोर्ट बनाते हैं वो लोग डिसीजन कमेटी के मेंबर नहीं होते हैं। EIA की रिपोर्ट बनाने वाले लोग अलग होते हैं, डिसीजन कमेटी के लोग क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि यही लोग इन्वॉल्व होंगे तो इनके हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही तो रिपोर्ट तैयार करी है सारा देख के, विकल्प वगैरह निकाल के। लेकिन वो सारे विकल्प, वो इंटरप्रिटेशन, वो सब चीजें कौन देखेगी, अब आपकी डिसीजन कमेटी देखेगी कि रियल मायने में जो परियोजना है, जब प्रैक्टिकली जब परियोजना जब व्यवहारिक रूप पे आएगी सबके सामने, प्रोजेक्ट को जब चलाया जाएगा, तो रियल मायने में उससे एनवायरनमेंट को अगर लॉस हो रहा है या लॉस नहीं हो रहा है, वो चीज देखी जाएगी। तो यहां पर देखा जाता है, ये प्रैक्टिकली देखा जाता है, एनवायरनमेंट प्रैक्टिकली देखा जाता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है, प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट के ऊपर उस प्रोजेक्ट का कितना इंपैक्ट हो रहा है, यानी कि परियोजना की व्यवहार्यता देखी जाएगी, परियोजना की व्यवहार्यता देखी जाएगी रियल मायने में, ठीक है। और उसी के बेस पे यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट करना है, आपके इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, या इसके अंदर कुछ भी चेंजेज करने हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या चेंजेज करने हैं, वो सारे कहाँ देखे जाएंगे, इसी स्टेज पे देखे जाएंगे ये लोग।
तो इस चीज को हम समझ सकते हैं भाई कि कौन करेगा, ये आपकी डिसीजन कमेटी करेगी। अब मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया या कोई चेंज हो गया, तो जब आपका प्रोजेक्ट जब आपका चल रहा होगा तो लास्ट स्टेप के अंदर कौन सा आ जाएगा, स्टेप 9, जिसको बोलते हैं कि अब आपकी परियोजना तो चल चुकी है, ठीक है, अब आपको क्या कर जाए, पोस्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, पोस्ट मॉनिटरिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट तो चला दिया और प्रोजेक्ट चलाने के बाद में प्रोजेक्ट को भूल गए कि भाई कि हमने तो परमिशन दे दिया ना, क्या दिक्कत है, जी नहीं। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंतर्गत परियोजना शुरू होने से पहले भी किया जाता है, परियोजना का जो प्रोसीजर होता है, प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस चलता है उस समय भी उसका EIA किया जाता है, और उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद भी उसका हमेशा असेसमेंट किया जाएगा। यानी कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, प्रोजेक्ट होने के दौरान और प्रोजेक्ट के बाद में भी इसकी क्या की जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके लिए कौन काम करेगा, निगरानी नियामक एजेंसी। ठीक है, निगरानी नियामक एजेंसी होती है। उस निगरानी नियामक एजेंसी का काम ही क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट को देखना कि उसका बाद में भी कोई इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट नहीं हो सकता है, या ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जब चल रहा है रनिंग में उस टाइम भी उस प्रोजेक्ट की हमेशा क्या की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमको यहां तक इतना तो समझ में आ चुका कि ये जो 9 स्टेप है, इन 9 स्टेप को अगर हमने माइंड के अंदर एक पिक्चर के रूप में अगर क्लियर कर लिया तो EIA का जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो हमारा कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। रियल मायने में EIA की ये सब चीजें इन क्वेश्चन, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन का आंसर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए MCQ का, तो आप इस चीज को आप रट के जवाब नहीं दे सकते वहां पर। ठीक है, तो आप इसको ब्रीफली अपने हिसाब से चार्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया तो आप सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या कर दोगे, इसकी स्क्रीनिंग कर दोगे। स्क्रीनिंग करके पता चल जाएगा कि EIA होना है या नहीं होना है। नो EIA मतलब जरूरत ही नहीं इम्पैक्ट की, क्योंकि स्क्रीनिंग से पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कोई एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहां पर लगता है कि भाई यहाँ तो EIA की रिक्वायरमेंट है, स्क्रीनिंग से जरूरत पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने वाला है कहीं ना कहीं पर, कितना इफेक्ट करने वाला है ये सब चीजें अभी पता नहीं है। यहां से क्या पता चलेगा आगे, स्कोपिंग से पता चलेगा कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है, जो EIA की आवश्यकता है उसकी स्कोपिंग देखी जाएगी कि कितनी जरूरत है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट की कितनी जरूरत है, इसको वो हद देखी जाएगी, यानी कि आकलन समय देखा जाएगा। फिर उसके बाद में वर्तमान स्थिति देखी जाएगी, प्रोजेक्ट की बेसलाइन स्टडी क्या हो जाएगी, आपकी बेसलाइन स्टडी। आपका पहला नंबर का हो गया, ये स्टेप सेकंड, ये तीसरा आपका बेसलाइन स्टडी हो गया। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ इंपैक्ट देखा जाएगा, जो भी इंपैक्ट है उसका पूर्वानुमान लगाया जाएगा कि भाई फोरकास्टिंग की जाएगी कि जितना भी इंपैक्ट पड़ रहा है, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रिडिक्शन हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में कह सकते हैं हम इवेल्युएशन ऑफ इंपैक्ट, क्या बोल सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ इंपैक्ट, जिसके अंदर देखा जाएगा कि इंटरप्रिटेशन करके देखेंगे हम, क्या देखेंगे हम, इंटरप्रिटेशन करके देखेंगे यहां से सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ये लो सर सही बात है। तो यहां पर क्या क्या चीजें आ गई, इवेल्युएशन ऑफ इंपैक्ट में मिटिगेशन आ गया आपका,